Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we will going to start the topics of alternating current, that is transformer and energy losses in it. ट्रांसफार्मर, हम सभी ने अपने कॉलोनी में एक डिवाइस देखी है जो कि जिसमें से एक हमिंग टाइप की आवाज़ आती रहती है और इस डिवाइस से क्या होता है, सबके घरों में लाइट जो है वो प्रोवाइड होती है। तो इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट लोअर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हायर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट। तो ये जो आपके कॉलोनी में या आपके घर के आसपास एक जो केज में यानी कि एक लोहे के पिंजरे में एक बड़ी सी जो डिवाइस रखी रहती है जिसमें एक हमिंग टाइप की आवाज़ आती रहती है, उस डिवाइस को कहते हैं ट्रांसफार्मर। और इस डिवाइस का काम क्या होता है, इस डिवाइस का काम ये होता है कि ये हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करती है और लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। बेसिकली जो ट्रांसफार्मर है ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन. It is the phenomena of inducing EMF in the secondary coil due to change in current in the primary coil and hence the change in magnetic flux in the secondary coil. अब यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर ये जो डिवाइस है ये क्या है, ट्रांसफार्मर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपकी प्राइमरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कम है सेकेंडरी कॉइल से। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में हमने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा है। इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाने से ये क्या होता है कि यहाँ पर इस प्राइमरी कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगी। जब करंट इसमें इंड्यूस होगी तो इसमें क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल की, ये जो सेकेंडरी कॉइल है इस सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो जाएगा। तो जब यहाँ पर प्राइमरी कॉइल के करंट में चेंजेस होंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है। इसका मतलब है करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। तो यानी कि जब करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन भी बार बार चेंज होगा, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा यहाँ पर। तो जब ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो जाएगा तो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा और ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये ईएमएफ हम ये एक्सटर्नल जो लोड लगा होता है इससे हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये दो प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंजेस की वजह से या फिर प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है दोनों कॉइल्स के बीच में वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। सो वी नो दैट ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल फेराडेज के लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ई पी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एन पी डी फाई ओवर डी टी, वेयर एन पी इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। एन पी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। अब सेकेंडरी कॉइल में देखिए, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ होगा यानी कि ई एस वो होगा माइनस एन एस डी फाई ओवर डी टी। ये भी आपका किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, वेयर एन एस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। सो ई पी अगर हम इसको रेशो निकाल दें तो ई एस अपॉन ई पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जब आप रेशो लेंगे तो ये डी फाई से डी फाई कैंसिल हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा एन एस अपॉन एन पी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इसका मतलब है कि दोनों कॉइल्स में ईएमएफ का रेशो उन दोनों कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के इक्वल होता है और इस रेशियो को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो
और टर्न्स रेशो, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं या फिर टर्न्स रेशो कहते हैं। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर आउटपुट पावर इक्वल्स टू इनपुट पावर। किसी भी आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए आउटपुट पावर यानी कि जितनी वो हमें पावर दे रहा है वो उसकी इनपुट पावर के बराबर होती है। तो इसका मतलब है जो उसकी, इसका हम फॉर्मूला अगर यूज़ करें तो ये P इक्वल्स टू होता है आपका VI। अब यहाँ पर V की जगह हमें क्या लेना है, EI। सो ये आपका सेकेंडरी कॉइल की पावर ES IS और ये आपकी प्राइमरी कॉइल की पावर EP IP। सो ES अपॉन EP इक्वल्स टू IP अपॉन IS। इसका मतलब है कि इन दोनों सेकेंडरी कॉइल का EMF अपॉन प्राइमरी कॉइल का EMF इक्वल्स टू होता है प्राइमरी कॉइल के करंट के अपॉन सेकेंडरी कॉइल के करंट के। यहाँ पर इस इक्वेशन को देखने पर पता चल रहा है कि ES जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है IS के। ES इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IS। इसका मतलब है कि सेकेंडरी कॉइल में अगर EMF का अमाउंट बढ़ता है तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है। सो एंड दैट इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP। यहाँ से ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है या जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टर्न्स पे ही डिपेंड करती है। एफिशिएंसी क्या होता है आपका, एफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सो आउटपुट पावर ES IS अपॉन इनपुट पावर EP IP। और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये जो एफिशिएंसी है वो है आपकी 100%। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए हम उसको जितनी एनर्जी देते हैं, मान लीजिए किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए मैंने उसको 100 जूल एनर्जी दी, लेकिन वो मुझे 100 जूल काम नहीं करके दे रहा है। मान लीजिए मैंने वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए 100 जूल एनर्जी दी है, तो मेरी इनपुट पावर कितनी हो, इनपुट जो एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई 100 जूल। लेकिन जो वो मुझे काम करके दे रहा है वो सिर्फ 80 जूल काम करके दे रहा है। यानी कि यहाँ पर 20% एनर्जी का लॉस हो रहा है। और ये 20% कहाँ जा रही है, ये 20% सराउंडिंग्स में जा रही है। जैसे हम मशीन को जब ऑपरेट करेंगे तो मशीन के चलने में जो आवाज़ आएगी उसमें वेस्ट हो रही है एनर्जी, जो मशीन गर्म हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसमें वेस्ट हो रही है एनर्जी। और दूसरा जो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट्स हो रहा है पार्ट्स के बीच में, मशीन के पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उस फ्रिक्शन में एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो किसी भी डिवाइस की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। प्रैक्टिकली एफिशिएंसी इज़ नॉट 100%। वहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता ही है। एनर्जी का लॉस का मतलब है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है किसमें, सराउंडिंग्स में। So there are two type of transformer, step up transformer and step down transformer. For step up transformer का मतलब समझो, step up यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा देना। तो यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज बढ़ जाता है। सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल के जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे तो इसका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कम हो जाता है क्योंकि हम उसके नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाने के लिए क्या करते हैं, प्राइमरी जो कॉइल होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को हम कम रखते हैं और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न से बढ़ा देते हैं। सो हेयर NS इज ग्रेटर देन NP मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। सो ES इज ग्रेटर देन EP। इसका मतलब है EMF इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन EMF इन प्राइमरी कॉइल। अब अगर सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज बढ़ गया है यानी कि सेकेंडरी कॉइल का EMF बढ़ चुका है तो सेकेंडरी कॉइल की करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल
फ्रॉम द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दीजिए। देन NS इज लेस देन NP, देयरफॉर K इज लेस देन 1, सो ES इज लेस देन EP। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल का EMF होगा वो प्राइमरी कॉइल के EMF से कम होगा। अब सेकेंडरी कॉइल का जब EMF कम है तो उसकी करंट क्या हो जाती है, उसकी करंट ज़्यादा हो जाती है। जब हम लाइट का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमेशा उसको हायर करंट पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हायर करंट पर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यानी कि करंट का अमाउंट आप हायर रखेंगे और वोल्टेज को आप कम रखेंगे। ठीक है, जब करंट का अमाउंट आपका हायर होगा और वोल्टेज आपका कम होगा, यानी कि आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से करेंगे तो उसमें क्या होता है, वी नो दैट H इक्वल्स टू I²RT। तो यहाँ पर जब करंट को आप हायर अमाउंट करंट का लेकर जब ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर जो हीट होती है वो करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ हीट बहुत ज़्यादा जो है वो जनरेट हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा जब हीट जनरेट हो जाएगी तो वो सराउंडिंग्स में जाएगी और वहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है, आग लगने का खतरा रहता है। तो हम उसको हमेशा हाई वोल्टेज पर, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो ट्रांसफॉर्मेशन हाई वोल्टेज पर और लो करंट पर किया जाता है। तो ये आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैं। अब इन दोनों ही टाइप के ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होता है। सो एनर्जी लॉस इसमें किसकी वजह से होता है? फर्स्ट है कॉपर लॉस। हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू देम। कॉइल से जब हम बाइंडिंग करते हैं तो हम कॉपर वायर कॉइल की बाइंडिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कॉपर वायर यूज़ किया जाता है, और कॉपर वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जब करंट फ्लो होती है तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको कि हम कहते हैं कॉपर लॉस। यानी कि कॉपर मटेरियल में जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो हीट एज अ हीट ट्रांसफ़र हो जाती है सराउंडिंग्स में, तो वो हमारी किसी काम की नहीं रहती, वेस्ट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कॉपर लॉस। और इस कॉपर लॉस को कम कैसे किया जा सकता है? इस कॉपर लॉस को कम किया जा सकता है कि अगर हम थिक वायर यूज़ करें वाइंडिंग के लिए तो कॉपर लॉस को कुछ परसेंटेज तक कम किया जा सकता है, बट जीरो नहीं किया जा सकता। सेकेंड है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस का मतलब है कि प्राइमरी कॉइल में जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स बना वो मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा की पूरा सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं हुआ। मान लीजिए इसमें 100% बना था तो इसमें सिर्फ 80% ही लिंक हो पाया, तो ये 20% कहाँ चला गया? वेस्ट हो गया 20%। तो इस लॉस को हम कहते हैं फ्लक्स लॉस। और फ्लक्स लॉस को मिनिमाइज करने का तरीका है कि हम दोनों कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग कर दें। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर है उस ट्रांसफॉर्मर में कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हम करें, जैसे ये आपका स्टेपल्स हैं और इन स्टेपल्स में ये बीच में आपका इस तरीके का स्टेपल है और यहाँ पर आपकी प्राइमरी कॉइल लगी है और इसी में ही यहाँ पर आपकी सेकेंडरी कॉइल लगी है। ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो इस टाइप के अरेंजमेंट में जो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स क्रिएट होगा वो पूरा की पूरा सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है आयरन लॉस। आयरन लॉस जो आपकी स्टेपल्स होती हैं वो आयरन की बनी होती है और उन स्टेपल्स में एडी करेंट्स जनरेट हो जाता है। सो व्हेन अ चेंजिंग उन आयरन जो स्टेपल्स होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा आयरन कोर में तो वहाँ पर एडी करंट सेटअप हो जाएंगे और एडी करंट जब सेटअप हो जाएगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी और जो हीट क्या है सराउंडिंग्स में वेस्ट हो जाएगी। और इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि eddy currents are reduced by using laminated core instead of solid iron block, because in laminated core the eddy currents are confined within the lamination and they do not get added up to produce large current. In other words, their path are broken instead of continuous one. अगर हम सॉलिड कोर यूज़ करते हैं आयरन का तो उसमें एडी करंट जो है वो इस तरीके से इंक्रीज़ होती जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं और ये इस तरीके से क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। तो इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एडी करंट्स का अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा तो उनकी हीट जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम
सॉलिड कोर यूज़ ना करके हम लैमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं और स्टेपल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। यानी कि हम फर्स्ट आयरन लेयर, उसके ऊपर सेकेंड आयरन लेयर, फिर थर्ड आयरन लेयर, और इस तरीके से लेयर्स बनाते रहते हैं। लेयर्स बनाने से क्या होता है कि एडी करेंट्स अलग अलग यहाँ पर सेट होती हैं, जिनका कि अमाउंट जो है वो कम होता है और वो उनका पाथ जो है वो ब्रेक हो जाता है और ये आपस में ऐड नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट जो है वो कम प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चेंज होगा तो हमारा जो आयरन कोर है वो एक बार मैग्नेटाइज्ड, फिर डीमैग्नेटाइज्ड, फिर मैग्नेटाइज्ड, फिर डीमैग्नेटाइज्ड, फिर मैग्नेटाइज्ड, फिर डीमैग्नेटाइज्ड। तो बार बार ये प्रोसेस जो है रिपीटेडली ये प्रोसेस चलता रहता है। फर्स्ट जब करंट का अमाउंट बढ़ेगा, मतलब जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर करंट का अमाउंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स बना। मैग्नेटिक फ्लक्स बनने से जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स आयरन कोर से लिंक हो जाएगा तो वो आयरन कोर क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। फिर दोबारा से उसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स उसका डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ये फिर से डीमैग्नेटाइज्ड होगी। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट का जब सोर्स लगा होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से आयरन कोर जो है वो बार बार मैग्नेटाइज्ड और बार बार डीमैग्नेटाइज्ड होती है, जिसकी वजह से जो उसमें एनर्जी लॉस होता है आयरन कोर में मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड करने में, जो उसमें एनर्जी लॉस होता है उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सुटेबल मटेरियल विद थिन हिस्टेरेसिस लूप। और इसको किसी सुटेबल मटेरियल, इसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है, इसको किसी सुटेबल मटेरियल जिसमें कि थिन हिस्टेरेसिस लूप हो उसको यूज़ करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बट हम किसी भी लॉस को 100% ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई लॉस उसमें होगा ही, हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर। जब ये आयरन कोर्स मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज होती हैं, मतलब कि इसमें कि करंट प्रोड्यूस होता है तो ये बार बार मैग्नेटाइज होती हैं, फिर करंट का अमाउंट कम होता है तो डीमैग्नेटाइज होती हैं। तो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज्ड होने की वजह से इनमें क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। जब इनमें वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है तो इनमें से आवाज़ आने लगती है, हमिंग आवाज़ आने लगती है। इसमें एक आपने ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर देखा होगा कि वहाँ पर एक इस तरीके से गुनगुनाहट से, एक जैसे भौरा गुंजन करता है उस तरीके से एक हमिंग आवाज़ आने लगती है, और वो आवाज़ उसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आती है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो वाइब्रेशंस करने लगती हैं आयरन कोर्स, तो जिसकी वजह से उसमें आवाज़ आती है। तो इसको हम कहते हैं हमिंग नॉइज ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। थैंक यू।